यही कहती है धड़कन, शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है, गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शिव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल सेट 3 सेक्शन बी का सॉल्यूशन। सेक्शन ए कल बताए थे। देखो यहाँ लिखा हुआ हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4s डू नॉट कम टुगेदर। कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है मिसिसिपी, तो उसमें से 4s एक साथ नहीं होगा, तब का अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसको देखो, इसका सॉल्यूशन हम बताने जा रहे हैं। अब क्या लिखा है, मिसिसिपी वर्ड ये लिखना, गिवेन वर्ड इज, क्या है, MISSI, फिर है SSIPPI। अब इस वर्ड को हम लोग काउंट कर लेते हैं, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 काउंट कर लेंगे तो टोटल कितना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 11 है। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा वर्ड डबल है, कौन ट्रिपल है, या फोर्थ बार है या फिफ्थ बार में है। तो यहाँ लिख देते हैं सिंस आई बराबर कितना है, आई 4 बार है, S 4 बार है, गिन लो यहाँ से, और P है सो 2 बार है। तो इसका टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा सो देखना। देयरफॉर जितना टोटल है उसका फैक्टोरियल निकाल दो, फैक्टोरियल 11। और जो भी वर्ड डबल हो या ट्रिपल हो या फोर्थ हो, उतना फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। नीचे फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फिर फैक्टोरियल 2 का 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4। ये 4 दूना 8, 2 और 2, 3 तिया 9, और ये 5 दूना 10। अब यहाँ आ गया 11 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और ये सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 34 650। ये हो गया टोटल अरेंजमेंट लेटर का। अब क्वेश्चन में बोला है कि चारों S एक साथ नहीं आएगा, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लो कि चारों S एक साथ रहेगा तब वर्ड का अरेंजमेंट कैसे होगा। यहाँ लिख देते हैं व्हेन द फोर S लेटर्स टुगेदर देन, तो इसका अरेंजमेंट कैसे होता है थोड़ा सा देखोगे इधर। तो चारों S को एक साथ लिख दो, 1 2 3 4, चारों S को एक साथ लिख देंगे। तो इसको हम लोग एक काउंट करेंगे, अब एक गिनती में गिनेंगे इसको। अब बच गया क्या, बच गया M बच रहा है, और फिर आई और डबल
पी, डबल पी। अच्छा, हम चारों आई को एक साथ लिख दिए, उसके बाद यहाँ डबल पी लिख दिए, तब क्या हो गया, इसको गिनेंगे हम लोग एक साथ है, तब 2 3 4 5 6 7 8। तो अब टोटल लेटर कितना हो गया, 8 हो गया। टोटल अब कितना हो गया, टोटल 8। और फिर से है, कितना है इसमें देखेंगे हम लोग, तो आई बराबर कितना है, 4 है, और पी बराबर कितना है, 2 है, और फिर से हम लोग अगर ये देखेंगे तो आई एस भी है 4 बार। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 बट्टा में फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। और जो लेटर जितना है, 4 लेटर है एक साथ, तो फैक्टोरियल 4 से गुना कर दो, ये और ये कट जाएगा, और इसको सॉल्व कर दो अब। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, और यहाँ से ये 4 दूना 8, और ये सबको गुना कर दोगे तो आएगा कितना, 840। अब इधर ले देते हैं हेंस। हेंस द number of permutation when 4s letters do not come together। अब कहने का मतलब है, देखो यहाँ समझा देते हैं कि टोटल अरेंजमेंट वर्ड का निकालनी है हम लोग, और एस कितना आने वाला है सो भी निकालनी है। तब हम लोग को फाइनल जो निकालना है सो चारों एस एक साथ नहीं आएगा, तो टोटल में आने वाला को हटा देंगे। तो टोटल कितना आ गया था हम लोग का, 34,650, और 4 एक साथ रहेगा तब क्या है, 840। तो ये निकल जाएगा, एक साथ नहीं है सो दिया आ जाएगा, घटा देंगे तो 33,810। ये हो गया फाइनल आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि इफ एम एंड जीएम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी आर 10 and 8 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स। 9 का सॉल्यूशन क्या है, तो 2 नंबर हम लोग मान लो, लेट ए एंड बी 2 पॉजिटिव नंबर्स ऑफ एम एंड जीएम। 2 पॉजिटिव नंबर मान लिए हम लोग, तो हम लोग क्या जानते हैं कि सिंस कि ए प्लस बी बाई 2, ये कब होता है, ए एम का फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है ए एम का। और 2 पॉजिटिव नंबर रहता है एंड रूट अंडर ए बी, ये किसका होता है, जीएम का फार्मूला होता है। जब 2 पॉजिटिव नंबर रहता है तो उसका सम का आधा इसका रूट अंडर ए बी। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लो कि सिंस ये एम ऑफ 2 पॉजिटिव ऐसे लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इक्वल टू कितना, 10। ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 10। तो ए प्लस बी बराबर 20 हो जाएगा।
तो अब यहाँ से ए का वैल्यू निकाल दो या बी का। यहाँ से लिख सकते हैं बी बराबर 20 माइनस ये इक्वेशन फर्स्ट। एंड, अब एंड में कर दो कि जी एम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स ऑफ ए एंड बी इक्वल टू कितना 8। तो जीएम रहता है तो क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर ए बी बराबर 8। अब दोनों तरफ से इसको स्क्वायर कर दो तो यहाँ लिख सकते हो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ए बी बराबर 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64। चलो अब देखो नेक्स्ट पेज में सॉल्यूशन। अब हम लोग ये का ये रहने देते हैं, बी का वैल्यू बैठा देते हैं। क्या निकाले थे इक्वेशन 1 में 20 माइनस ए इक्वल टू में हो जाएगा 64 का 64 रहेगा इधर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 20 माइनस ए एक्स वाई इक्वल टू 64। अब ऐसा करो, ये टर्म को पूरा उधर ले जाओ, नहीं तो इसको अरेंज कर देते हैं माइनस ए एक्स वाई प्लस 20 ये है छूट गया था 20 ये माइनस 64 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये एक्स वाई माइनस 20 ये प्लस 64 इक्वल टू 0। माइनस उधर कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टराइजेशन कर दो। इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा, गुणनखंड जिसको बोलते हो, ये एक्स वाई माइनस 16 ये माइनस 4 ये प्लस 64 इक्वल टू 0। तब यहाँ से ले लो ये कॉमन, तो ये माइनस 16 माइनस 4 कॉमन, तो ये माइनस 16 इक्वल टू 0। ये 16 है। अब यहाँ से आ गया ये माइनस 16 इंटू ये माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से ए का 2 वैल्यू आ गया, ये बराबर 16 एगो हो जाएगा और ये हो जाएगा ये बराबर 4। तो ए का वैल्यू 2 आया तो बी का भी वैल्यू 2 आएगा। ये हम लोग ऐसे लिख देते हैं पुट ये बराबर 16 किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या चीज था हम लोग का, इक्वेशन फर्स्ट में था b इक्वल टू 20 माइनस ये, तो b बराबर क्या आ जाएगा 20 माइनस 16 बराबर 4। अब फिर से हम लोग पुट कर देंगे, पुट ये बराबर एक बार 4, तो b बराबर 20 माइनस 4 इक्वल टू 16। तो अब हम लोग यहीं देखेंगे देयरफॉर ये बराबर 16 है तो b का वैल्यू 4 आया है, और ये बराबर 4 है तो b का वैल्यू 16 है। तो ये 2 नंबर आ गया हम लोग का। यही तो 2 नंबर निकालना था हम लोग को कि ये का और b का वैल्यू। चलो तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3,4 एंड -1,2। यहाँ समझा देते हैं, समझोगे। पूछा है इक्वेशन निकालना है राइट बाइसेक्टर। कहने का मतलब कि एक लाइन दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में क्या चीज़ था कि एक लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिया तो वो लाइन क्रिएट होगा। इसका नाम देते हैं ये और इसका बी। ज्वाइनिंग पॉइंट का वैल्यू दिया है 3,4 और दिया हुआ है -1,2। बोल रहे को लाइन बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब कि दोनों में विभाजित कर रहा है। ये लाइन बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर भी है ये।
तो इसका नाम दे दो C और इसका नाम दे दो D। तो यही लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है हम लोग को, लाइन CD का। ये है लाइन बाय सेक्टर। तो लाइन बाय 2 बराबर भाग में बांट दिया है, तो इसका भी हम लोग पॉइंट यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? ये मिड पॉइंट हो जाएगा, तो 3 में 1 चल जाएगा 2, और 2 से भागा दे देंगे तो कितना बचेगा 1, 4 और 2 6, और भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये मिड पॉइंट निकल गया यहाँ से, कौन सा लाइन का? CD का। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लिट M1 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये हो गया हम लोग का x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब वैल्यू निकाल दो, 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 3 आया कितना? -2 बाय -4, माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 बार में कैंसिल, तो क्या आया 1/2। ये स्लोप निकला AB लाइन का। एंड M2 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन CD। तो CD का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है C और D का, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया है कंडीशन? कि लाइन AB परपेंडिकुलर लाइन CD। जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। तो M1 इंटू M2 बराबर -1। तो M1 का वैल्यू 1/2 इंटू M2 बराबर -1। तो M2 का वैल्यू -2। तो M2 किसका स्लोप था? तो CD का स्लोप था। तो देखो, कोई भी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए क्या ज़रूरत है? एगो स्लोप का ज़रूरत है, पासिंग थ्रू पॉइंट का ज़रूरत है। तो देखो, तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर स्लोप ऑफ CD इक्वल टू -2। तो यहाँ देखो, तो लाइन CD ज्ञात करना है, तो CD लाइन का स्लोप कितना आ गया है? M2 आया था कितना? -2। तो एक स्लोप मालूम चल गया, और पासिंग थ्रू पॉइंट कितना है? 1 थे। तब यहाँ देखो, इसका पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट कितना है? 1,3। तो एक इक्वेशन ज्ञात करने के लिए स्लोप का ज़रूरत है, पासिंग थ्रू पॉइंट का ज़रूरत है, तो उस लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। अब लिख देते हैं हम लोग यहाँ, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन CD इज कितना? y माइनस y1 इक्वल टू M x माइनस x1। तो यहाँ पॉइंट कितना था? 1,3। ये हो जाएगा x1 और y1। तो y माइनस y1 का वैल्यू 3, m का वैल्यू -2 आया था स्लोप का वैल्यू CD वाला, तो x माइनस 1। अब इसी को सॉल्व कर दो, y माइनस 3 इक्वल टू -2x और माइनस माइनस +2। अब ये -2x को इधर कर दो, तो 2x प्लस y माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ ये लाइन। चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -2। अभी हम क्या बताएं कि कोई भी लाइन की इक्वेशन ज्ञात करने के लिए उसको क्या चाहिए? एगो पासिंग थ्रू पॉइंट चाहिए और उसका स्लोप चाहिए। तो कोई भी इक्वेशन का लाइन हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।
तो इसमें क्या दिया हुआ है, पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिया हुआ है और दिया हुआ है कि इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है, सो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। किस पर है परपेंडिकुलर, उसका इक्वेशन दिया है। इसका 10 में दिया था दोनों का पॉइंट, तो उससे हम लोग निकाल लिए थे स्लोप। और इसमें क्या है, अवर लाइन का इक्वेशन दे दिया है। तो देखो आगे सॉल्यूशन इसका, देखो 11 का सॉल्यूशन क्या है, अवर लाइन का इक्वेशन दे दिया है। इस लाइन का इक्वेशन दे दिया है, क्या है इक्वेशन, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। और बोल रहा है कि ये लाइन परपेंडिकुलर दिया गया है, ये लाइन। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन को मान लो P और Q मान लो। तो यही लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो इस लाइन के इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, पासिंग थ्रू पॉइंट। तो पासिंग थ्रू पॉइंट लिखा हुआ है, कहीं भी मान लो कि ये 1, -2, इसका पासिंग थ्रू पॉइंट तो मिल गया। अब इस लाइन का अगर यदि हम लोग को स्लोप मिल जाता है तो इसका हम लोग का लाइन का इक्वेशन याद कर लेंगे हम लोग। तो स्लोप कहाँ से आएगा, सबसे पहले इस लाइन दिया हुआ, देखो तो लाइन का इक्वेशन दिया है तो यहाँ से हम लोग स्लोप फाइंड कर लेंगे। कैसे, एक सीखा होगा सबको, या नहीं सीखा है तो फार्मूला देख लो कि हम लोग इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। लाइन को मान लेते हैं फर्स्ट, तो यहाँ लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन 1 बराबर क्या चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा में कोफिशिएंट कितना, कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि माइनस कितना है, तो ये फार्मूला होता है स्लोप निकालने का। तो माइनस कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यहाँ माइनस रहेगा, 1 कर दिए, बट्टा में कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का गुणांक कितना है, -2, तो -2 कट गया, कितना आया, 1/2। चलो तो ये लाइन का स्लोप निकल गया 1/2। और लेकिन दोनों लाइन दिया हुआ कैसा है, परपेंडिकुलर दिया गया है। तब इसमें रिलेशन निकाल देते हैं हम लोग। अब लिखते हैं हम लोग कि लाइन 1 परपेंडिकुलर लाइन PQ। तो अब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो मान लो लाइन 1 का स्लोप m1 है इनटू और लाइन PQ का स्लोप m2 है, तो बराबर -1। तो m1 का वैल्यू हम लोग को मालूम है कि 1/2 आया है और m2 का मालूम नहीं है तो -1। तो m2 बराबर कितना, -2। तो ये m2 किसका स्लोप था, PQ का। और PQ का इक्वेशन भी ज्ञात करना था। तो हम लोग PQ का पासिंग थ्रू पॉइंट भी जानते हैं। देखो सिंस यहाँ लिख देते हैं, स्लोप ऑफ PQ बराबर कितना, -2। और पॉइंट कितना है जो पास कर रहा है, सो पॉइंट है 1, -2। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्लोप का ज़रूरत होता है और एगो पॉइंट का ज़रूरत है, तो उसका इक्वेशन निकल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ इज क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 का वैल्यू -2 बराबर m का वैल्यू -2 और x माइनस x1 का वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व कर दो, y प्लस 2 बराबर -2x प्लस 2। तो देयरफॉर 2x प्लस y प्लस 2 और -2 बराबर 0। तो क्या आ गया, 2x प्लस y बराबर 0। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गया परपेंडिकुलर का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 हम कॉपी में नहीं लिख रहे हैं, यहीं से हम
क्वेश्चन पढ़ के समझा दे रहे हैं। क्या लिखा है? फाइंड द फोकाई कॉमा इंसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। जो इलिप्स का ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या है। सर क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन सबसे पहले लिखना यहाँ कि सिंस इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज कितना दिया हुआ है? 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 36। तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में जानते हैं कि इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म x² प्लस y² इक्वल टू 1। तो इधर 1 लाना है, तो 36 से सब में डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 36। तो 36 से सब में डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 4x² बाय 36। और अब देखना थोड़ा सा साफ आता होगा, थोड़ा धुंधला दिख रहा था। प्लस 4y² बाय 36 इक्वल टू 36 बाय 36। ये कट गया, ये 9 बार में कट गया, और ये सॉरी लगता है क्वेश्चन को गलत लिख दिए हम दोस्तों। 1 मिनट रुक जाओ, हमको क्वेश्चन चेक करने दे लो क्या है इसमें। अच्छा देखो, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया है। यहाँ 9 है, इक्वेशन में 9 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 9। तो ये 4 बार में कट जाएगा और ये 9 बार में कट जाएगा। तब क्या बचा? x² बाय 9 प्लस y² बाय 4 इक्वल टू कितना? 1। चलो अब सही है। क्वेश्चन में यहाँ 9 था, देख लेना। तो ये आ गया किसका इक्वेशन? इलिप्स का। तो यहाँ लिख सकते हो विच इज इन द फॉर्म, कौन सा इक्वेशन का फॉर्म है? x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इसको और यहाँ से इसको। तो ये x² बराबर कितना? 9, और b² बराबर कितना? 4। तो ये का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, और b का लिखना चाहेंगे कितना आ जाएगा? 2। तो हम लोग को निकालना है फोकाई में c का ज़रूरत होता है। तो कंडीशन जानता होगा क्या चीज़? a b और c में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? cx² बराबर ax² माइनस bx²। तो cx² बराबर ax² का वैल्यू 9 माइनस 4। तो cx² बराबर कितना आ गया? आ गया 5। तो c बराबर √5। तो ये निकल गया c का वैल्यू। अब हम लोग को पूछा क्या है? पूछा है, लिख देते हैं यहाँ नाउ फोकाई का वैल्यू होता है प्लस माइनस c, 0। तो प्लस माइनस c का वैल्यू √5, 0। और एक पूछा है इंसेंट्रिसिटी, जिसको हम लोग ई से सूचित करते हैं। इंसेंट्रिसिटी नहीं पूछा है बाबू? हाँ, ई से डिनोट करते हैं। तो ई बराबर क्या होता है? c बाय ए। तो c का वैल्यू क्या है? √5 बाय ए का वैल्यू कितना है? 3। और एक पूछा है एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्म होता है 2bx² बाय ए। तो 2 का 2, bx² का वैल्यू कितना है? 4 बटा में ए का वैल्यू कितना? 3। ये कितना आ गया? 8/3।
3। ये इसका आंसर ये हो गया लेक्टस रेक्टम का, ई का आंसर ये हो गया एसेंट्रिसिटी का, और फोकस का ये हो गया। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है। आर दी पॉइंट्स ए बी एंड सी, 3 पॉइंट दिया हुआ है। द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो दो साइड इक्वल होना चाहिए और एक साइड इक्वल नहीं होगा जो हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। तो दो साइड के एक्स वायर का सम बराबर थर्ड के एक्स वायर होना चाहिए, वही होता है राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, जो पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन में क्या है, 13 नंबर में सबसे पहले सिंस गिवन पॉइंट्स, दिया हुआ पॉइंट्स को लिख लेते हैं। गिवन पॉइंट्स आर, ये एक का वैल्यू दे दिया है कितना 0, 7, 10, कॉमा बी का वैल्यू दिया हुआ है -1, 6, 6, और एक वैल्यू दिया हुआ है सी का, कितना है -4, 9, 6। अब हम लोग एक बार निकाल देंगे ए बी का वैल्यू, एक बार बी सी का, एक बार ए सी का। देखोगे ये सबको आना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला है जिसको दूरी सूत्र बोलते हो, क्या है एक बार लिख देते हैं। उसके बाद फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, जिसको दूरी सूत्र बोलते हो वही चीज़ है। अब हम लोग ए बी का भी निकाल रहे हैं, तो इसको मान लो x1 y1 x2, ऐसे समझने के लिए दे रहे हैं। ये हो जाएगा x1 y1 z1, और ये हो जाएगा x2 y2 z2। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा 6 - 10 का होल स्क्वायर। अब इसी को निकाल दो। अब ये आ गया -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस स्क्वायर करते जा रहे हैं, 6 में 10 चल गया -4, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब सबको जोड़ देंगे तो 18, और इसका ये था ए बी का वैल्यू। अब यहीं से निकाल दो ए बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा 18। अब देखो इसका नेक्स्ट बी सी, एक बार निकाल दो बी सी का वैल्यू। तो बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर वही डिस्टेंस फार्मूला, तो क्या हो जाएगा -4 -1 पहले से +1 हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 6 का होल स्क्वायर। तो बच गया कितना यहाँ -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये 0, ये आ गया 9 + 9 बराबर √18। तो देयरफॉर BC का होल स्क्वायर बराबर 18। बोल होल स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। अब एक और निकाल दो AC का वैल्यू, यहाँ A लिख लेते हैं और C, सॉल्यूशन इजी हो जाता है, लिख लेते हैं तो 0, 7, 10, और C का वैल्यू है -4, 9, 6। तो AC बराबर क्या आ जाएगा -4 - 0 का होल स्क्वायर, और ये 9 - 7 का होल स्क्वायर, और ये 6 - 10 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, नहीं 9 में 7 गया तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब ये आ गया कितना 16 + 4
प्लस 16 32 और 4 कितना आ गया, ये आ गया तेरा 16, ये हो गया 16 32 33 34 35 36 का x/6। AC का वैल्यू आ गया है कितना 6। तो हम लोग AC का x/y करेंगे तो 6 का x/y कितना आ जाएगा 36। इसका नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा देखो, हम लोग को क्या आ गया था, AB का वैल्यू निकाले थे, AB का होल x/y आया था कितना 18 और BC का होल x/y निकाले थे आया था 18 और AC का होल x/y निकाले तो आ गया 36। तो हेंस हम लोग इसे लिख सकते हैं अब कि AB का होल x/y प्लस BC का होल x/y बराबर AC का होल x/y। तो कोई पाइथा राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, ये हो गया ये हो गया B, ये हो गया C। तो AB x/y 18 है, 18 36 और ये 36। तो हम लोग इसे लिख देते हैं देयरफॉर कि गिवन पॉइंट्स A, B एंड C आर राइट एंगल ट्रायंगल। प्रूव हो गया, ये यही प्रूव करना था। अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखो क्वेश्चन नंबर देखो सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन 14 है। प्रोबेबिलिटी से ए क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल अकर्स। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक क्वाइन को 2 बार फेंका जा रहा है, 2 बार उछाला है, तो कम से कम एक टेल प्राप्त हो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। इसका सॉल्यूशन देखोगे, क्वेश्चन पढ़ के समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस मानेंगे, लेट SBA सैंपल स्पेस। तो देयरफॉर S बराबर एक क्वाइन को 2 बार फेंका, क्या क्या आ सकता है कि दोनों हेड हो सकता है, या एगो हेड एक दूसरा टेल हो सकता है, या फिर टेल और हेड हो सकता है, या फिर दोनों टेल हो सकता है। टोटल कितना 4। तो नंबर ऑफ S बराबर कितना 4 आया। अब हम लोग ये घटना को मान लेते हैं लेट E इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल। कम से कम एक टेल आने का संभावना क्या है। तो देखो, तो एक टेल किस में हो सकता है, टेल एक टेल है तो एक से अधिक भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टेल शामिल हो जाएगा, TH शामिल हो जाएगा और HT शामिल हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा HT, TH या TT। कम से कम बोला है एक टेल, तो एक टेल होना चाहिए और 2 टेल आ जा रहा है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना आ गया 3। तो ये हो गया नंबर ऑफ E बराबर 3। हम लोग को पूछा क्या है प्रोबेबिलिटी, तो PE बराबर क्या होता है नंबर ऑफ E बटा नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ E कितना है 3/4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों, अगर यदि वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे और अपने दोस्तों के